टू द पार्ट 2 ऑफ दी जेईई मेंस पेपर सॉल्विंग। देखो हम 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे थे पार्ट 1 में। ये सब वैसे भी कंटिन्यूएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी एट फर्स्ट आई डिसाइडेड कि मैं इसको एक ही पार्ट में डालूंगा, मतलब एक सेशन में 2-2.5 घंटे का जो होता है उसमें सारे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। बट आई थिंक दिस ऑल्सो इज फाइन, जहां मैं इसको 4-5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो खास बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस करे 5, उसमें एक बस ये था कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ स्किप हो गया था, फिफ्थ और सिक्स डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन तो 5 थे बट फोर्थ क्वेश्चन रह गया था, जो आज हम कर लेंगे। मतलब फोर्थ हो जाएगा आज, फिर आपका ऑब्वियसली 7th नंबर हो जाएगा, फिर देन आपका ये 8th नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, देन 9th का एंड देन 10th। तो फिर वही 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इन 2 पार्ट में। बाकी जो 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम करते हैं इसको स्टार्ट। लेट ए बी अ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ओ ए बी सी विद ओ बीइंग द ओरिजिन। ठीक है, इट्स साइड ओ ए मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा with the positive axis and the equation of its diagonal, equation of diagonal दी गई है, बहुत बढ़िया, and this दोनों diagonal की equation दी गई है। ठीक है, ठीक है, then a square is equal to, ठीक है, अल्फा एंगल है, a लेंथ ऑफ साइड है, मोटा मोटा दिमाग में आ गया, डायगनल है, डायगनल की मतलब कुछ है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक, ऑप्शंस भी हैं आपके पास। पहली बात, डायगनल्स की आपको क्या दिया गया था, अगर मैं कहूं तो डायगनल की आपको इक्वेशन यानी कि दी गई थी। अगर मैं किसी भी एक डायगनल को बनाता हूं, जैसे मैंने यहां पर ओबी को बनाया गया है, आप ना अब इसके लिए क्या करो, जैसे कि ऑब्वियसली मैं बार बार रेफर करवा सकता हूं, पीछे जाके दिखा सकता हूं कि इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, करूं भी का डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स। बट आप ना एक ऑलरेडी पेपर को अपने पास रखो, डाउनलोड फॉर्म में हो मोबाइल में, या फिर बुक हो जिसमें सारे पेपर्स हो, या पेपर का प्रिंट आउट हो। ठीक है, तो ये चीजें आप पहले से निकाल के रखो ताकि आपके सामने क्वेश्चन हो, जब सॉल्यूशन भी चल रहा हो तब भी सामने क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे अभी फिलहाल दोनों एक साथ नहीं है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, तो स्लोप ऑफ डायगोनल ओबी, ओबी डायगोनल मतलब जिसकी इक्वेशन ओबी की बात कर रहा हूं, वो √3 + 1 ओवर 1 - √3 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्लोप निकालने के लिए या तो आप -a/b करते हो, या फिर आप y = mx + c में कन्वर्ट करके, सॉरी, उसको m कंपेयर करते हो, m निकालते हो। तो यहाँ ऑब्वियसली जैसे अगर मैं बात करूं तो √3 + 1 में यहाँ मैंने मतलब एक जगह नेगेटिव लगेगा तो इसलिए नीचे 1 - √3 हो गया। समझे आप? तो ये हो गया हमारे पास। और मुझे पता है दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 105। ठीक है, ये tan 105 है, मतलब 15 डिग्री से रिलेट हो रहा है, मैं कुल मिला के वो कह सकता हूं। बट ये नेगेटिव आ रहा था इसलिए tan 105 की 90 डिग्री और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ओबी में? ठीक है, तो उससे मुझे अल्फा की क्लियरेंस मिल जाती है कि अल्फा 60 डिग्री ही होगा। ये वाला पार्ट, मतलब जो साइड है, साइड की बात कर रहा हूं, वो 60 डिग्री बना रही होगी इससे। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अभी सिर्फ डायगोनली क्लियरेंस मिली है, बट ऑब्वियसली अगर ये है तो, और ऊपर से ही ठीक है स्क्वायर ही दिया गया है, तो स्क्वायर वैसे ही 45 डिग्री में काट रहा है, मतलब टोटल की मुझे मिल गया था कि 105 है, स्क्वायर होने की वजह से ये 45 होना तय है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका 60 होना ऑब्वियसली 105 - 45। ठीक है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज हो गया 45 डिग्री वाला। tan के हाउ टू फाइंड द स्लोप का यूज हो गया -a/b वाली अप्रोच का। -a/b मतलब ax + by + c वाली जो इक्वेशन होती है ना, ax + by + c = 0, उसमें से -a/b मैंने किया है। ठीक है, समझ गए? अब ऑब्वियसली थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके मैं अपना a के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, a कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ मैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेंथ को अगर मैंने a मान रखा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ निकालना आसान है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके सामने वाली लेंथ निकाल लोगे, इसकी बेस वाली लेंथ निकाल लोगे। सामने वाली लेंथ हो जाएगी a x एक्सिस में, मतलब सामने वाली लेंथ हो जाएगी आपकी ये जो है ये a sin 60 हो जाएगी, मतलब y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये साइन आपका 60 cos 60 हो जाएगा, cos 60। ठीक है, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं।
ठीक है, दूसरी डायगोनल का भी हेल्प लेंगे, दूसरी डायगोनल की हेल्प लेते वक्त भी हम चाहे तो स्लोप या कुछ भी निकाल सकते हैं। बट एक बात क्लियर है कि जो पॉइंट हमने निकाला है a/2 और ये √3a/2, इसको मैं पुट कर सकता हूँ दूसरे डायगोनल में, मतलब x और y की जगह। तो मैंने पुट किया, वहां से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, मतलब ये निकाली a की वैल्यू, बट हमसे a² पूछा हुआ था जो कि 48 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 48 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को आप समझे, क्वेश्चन में दो डायगोनल दिए गए थे, एक डायगोनल की हेल्प से हमने स्लोप निकाला। हमें बेसिकली कहीं ना कहीं स्लोप का हेल्प लिया टू फाइंड दी, मतलब लेंथ ही कह लो एक हिसाब से। कैसे? क्योंकि हमने देखा हमारे पास जो स्लोप आ गया ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये दिख नहीं रहा है डायग्राम, बट इसमें क्वेश्चन में स्क्वायर दिया गया। इवन ये अगर रेक्टेंगल भी अगर मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से एंगल 45 डिग्री होगा। 105 ये पूरा डायगोनल बना रहा था अपने आप में, ठीक है, 105 ये पूरा डायगोनल बना रहा था अपने आप में, तो उसमें से हमने 60 माइनस कर दिया। ठीक है, और तो इसमें मैं क्या बोलूं, बस दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, बस ज्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं। और ठीक है, तो ये फिगर भी रफ सा है, अगर आप ध्यान देखो तो ये फिगर रफ सा बनाया गया है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ओनली। इसको आप अपने हिसाब से डील कर सकते हो। चलो, तो उसको इसमें पॉइंट पे पुट कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइंट लाई कर रहा है, दूसरे डायगोनल से भी टच हो रहा है वो पॉइंट। ठीक है, इसलिए तो अगर आपने भी यहाँ देखा हो तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस किया है रादर ऑफ जस्ट सिंपल सॉल्विंग, जहां हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर रहे होते। ठीक है, वही सेम अप्रोच इज गोइंग ऑन ओवर हियर आल्सो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। लेट द ellipse this pass through the center, एक सेकंड, pass through the center C of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 11 equal to 0 of radius r। ठीक है, ओके, अच्छा, मतलब एलिप्स सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंटर पे निकाल सकते हो, फिर आप उसका हेल्प ले लोगे। ठीक है, लेट f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C ऑन द एलिप्स। ठीक है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है सी इलिप्स में, उससे f1 f2 फोकल डिस्टेंस, देन cx 6 f1 f2 माइनस r इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं उसको। ओके, डन, सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो पहली बात तो जो हमारे पास सर्कल दिया गया था उसका रेडियस तो निकालना बड़ा आसान है क्योंकि सारी चीजें दी गई है। रेडियस निकालने के लिए आई नोट द फॉर्मूला इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर आप कंपेयर करके जी एफ और सी निकाल लोगे फ्रॉम द जर्नल इक्वेशन, व्हाट यू गेट इज जी एफ सी। जी एफ सी को पुट करोगे आपको आर मिल जाएगा। जैसे आपको आर मिल जाएगा भाई, आपको एक चीज बड़ी क्लियर है। पहली बात तो सेंटर तो चलो हम निकाल लेंगे, सेंटर भी क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो आपका हाफ पार्ट सॉल्व हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ एक वैल्यू पुट करने के लिए होगी। ठीक है, बट उससे पहले हमें पूरा इलिप्स की नॉलेज चाहिए, तो पी चाहिए। तो पी निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 1,2 को पुट कर देंगे और वहां से पी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें इलिप्स में पुट करेंगे क्योंकि वो उससे बिलोंग कर रहा है भाई, वो पास कर रहा है उससे। पुट करने के बाद जैसे ही पी आएगा, वी आर एबल टू गेट आर एलिप्स। ठीक है, हमें हमारी एलिप्स मिल जाएगी और एलिप्स का पी 1/4 आ गया। ठीक है, एलिप्स हमें पता चल गया क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है। क्यों वर्टिकल एलिप्स है? पी की वैल्यू 1/4 आने से आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो इसको दो तीन तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4/3 प्लस वाई स्क्वायर 16, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली इसके साथ बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स हो जाएगी। वर्टिकल एलिप्स के केस में फोकल डिस्टेंस के फॉर्मूले में b प्लस माइनस, जिसको k लिखा है, k कह लो या y कह लो, मतलब ये y कोऑर्डिनेट वाला जो होता है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है ये, मतलब इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वर्टिकल एलिप्स हो चाहे आपकी हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो, एक कोई पॉइंट लिया रैंडम पॉइंट जो जिससे हमें इसका डिस्टेंस निकालना, उससे फोकल का डिस्टेंस। ठीक है, उससे ये दो फोकस होते हैं तो दो डिस्टेंस आते हैं। जैसे ये कोई रैंडम पॉइंट है P, तो इससे इसका डिस्टेंस, चाहे आप ये वाला केस ले लो वर्टिकल एलिप्स जो इस पर्टिकुलर केस में है, तो इसमें भी अगर पॉइंट P है तो उसका दो फोकस है डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट चाहिए उसका, ये y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जिससे हम निकाल रहे हैं। B आपका एलिप्स का ही हो गया, E भी आपका एलिप्स का ही हो गया। B हमें पता है एलिप्स का 4 आ रहा है। ठीक है, B एलिप्स का 4 आ रहा है क्योंकि 4 का स्क्वायर बन रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्या है आपके पास, E जो है, E आप यूज कर लो, सेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो। सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस कितना,
इस केस में हो जाएगा, छोटे बाय बड़ा करते हैं, बट ठीक है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बोल लो, ठीक है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अगर ठीक है उस केस में हम ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बोलते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, ठीक है। तो आपने देखा हमने कैलकुलेशन को बचाते हुए, मतलब वही फिर मैं टाइम फ्रेम में बात ना करके मैं कहूंगा कि फोकस वाली बात, हमने कम से कम हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करी, हमने फोकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट को वैसे समझने की कोशिश करी। तो रातरफ की कैलकुलेशन आपके पास सामने मैंने लिखी हुई है, आपको खुद को तो करनी ही है, बट हमारा फोकस अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा कैलकुलेशंस की जगह हमारा कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लो फोकल डिस्टेंस, वंस यू गेट बोथ द फोकल डिस्टेंस, एक प्लस करके एक माइनस करके आएगा, यू कैन पुट इनटू द रिक्वायर्ड आई कैन से एक्सप्रेशन टू गेट द आंसर, ठीक है, सिंपल थिंग है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। The sum of the square of the root of x minus 2 का whole square plus x minus 2 equal to 0, then the square of the root of x square minus this is, ठीक है। हाँ, the sum of square of the root, इस ये एक एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है, and the square of the roots, ठीक है। इसका कोई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स क्या, एक मिनट थोड़ा देख लेता हूँ, ऐसे सिंपल ही लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब इसके जो भी दो कोई रूट्स आ रहे हैं उनका हम स्क्वायर करके सम करेंगे, एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसके जो रूट आ रहे हैं, ओके 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 ओके, सबका ही सम करना है, मतलब कुल मिला के बोल रहा है इसके जो रूट्स आएंगे उसका स्क्वायर कर देना, इसका रूट कर देना और टोटल का सम निकाल देना, ठीक है। मैं ऐसा ही बोलूं तो इसके का सम करके इसका सम कर लो, फिर आपस दोनों ऐड कर लो, उसका मतलब भी सेम ही बन रहा है, ठीक है। तो ये तो एक टाइप में बस मॉड इन्वॉल्व है, तो मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। मॉड में मैं आपको छोटी सी बस मॉड का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी मॉड हो, जैसे एक्स मॉड है, वो या अगर वो ए से इक्वेट कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर उसको ए से इक्वेट कर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन से, तो या तो वो प्लस ए होता है या वो माइनस ए होता है, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बाद हम दो चीजों को डिड्यूस करते हैं। तो पहली बात तो हमने जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन है उसमें x माइनस टू को एज अ कॉमन कंप्लीटली एक टर्म माना, जैसे कई बार हम लिख भी लेते हैं, इस केस में नहीं लिखा x माइनस टू के मॉड को मैंने t माना। तो फाइनली x माइनस टू को आप कंपेयर कर पा रहे हो 1 से, यहां पर पहुंचो डायरेक्टली, क्योंकि उससे पहले सिर्फ क्वाड्रेटिक है जिसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब x माइनस, जैसे मैंने जो यहाँ पर आपको सिखाया, x माइनस टू के मॉड को मैं 1 से कंपेयर कर रहा हूं, तो x माइनस टू को मैं एक बार तो 1 लिखूंगा और एक बार x माइनस टू को -1 लिखूंगा। इस केस में से x की वैल्यू 3 आ जाएगी और इस केस में से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वही हुआ है, ठीक है, 3 और 1 आ गया। स्क्वायर कर लो इसका, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, ठीक है, ये आ गया। इसके भी जो स्क्वायर आएगा उसका भी, सॉरी, इसके भी जो सेकंड जो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसका भी जब हम स्क्वायर कर, इसके भी जब रूट निकालें उसका भी स्क्वायर करेंगे, उसके भी सम करेंगे और बाकी ओवरऑल ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इस केस में हमें पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि ऊपर वाले में तो ये ऐसा एक्सप्रेशन कॉमन सा निकल रहा था जिसको हम एज अ कंप्लीटली एक फैक्टर या टर्म मान सकते हैं, बट यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। x माइनस थ्री को मैं ऐसा कंप्लीटली यहां भी अगर मैं देखूं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहूं -9 या -9, तो एक x प्लस 3 आ जाएगा, उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो इट्स नॉट गेटिंग एज सच टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इसमें हम केस वाइज चलेंगे। केस 1 बोल रहे हैं कि जब x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा तब क्या होगा। ऑब्वियसली जब x माइनस थ्री मतलब अंदर बैठा वाला पॉजिटिव होगा, तो x माइनस थ्री को आप देखो, जैसे ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव, अगर ये अंदर वाला पॉजिटिव है तो इसको मैं खोलता हूँ x माइनस थ्री से, मतलब पॉजिटिव लगा के। और अगर मुझे नहीं पता, क्योंकि x अभी अननोन है ना, तो और ये अंदर वाला बैठा नेगेटिव है, तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव था, अंदर वाला बैठा, उसके बाहर नेगेटिव लगाया, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आया, और काम इसका मोड का यही था कि उसको पॉजिटिव देना। ठीक है, जब ये पॉजिटिव था तब मैं नेगेटिव नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि नहीं तो मैं नेगेटिव कर दूंगा और मोड हमेशा पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव लगा के ही छोड़ दिया वहां पे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी बेसिक्स में पढ़ा है आपने। तो केस 1 बनाया, केस 1 के केस में हमें मिला x इक्वल टू 1, बट हम पहले ही मान चुके थे ना भाई कि x माइनस थ्री तो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x आ रहा है x इक्वल टू 1। तो इस केस में तो हमारे पास मतलब ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन माना था हमने कि x माइनस थ्री पॉजिटिव है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस केस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। केस 2 में हम पहले ऑलरेडी मान रहे हैं कि x माइनस थ्री नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। उसके बाद जब हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, वो मिलता है क्या क्या मिला इसमें, इस केस में हमें ऑब्वियसली d ग्रेटर देन 0 तो लिखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। ठीक है, इस केस में
हाँ ठीक है, कुल मिला के हमने बस ये देखा इसमें, क्योंकि हम चाहे तो मैं आपको वैसे अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-11, ठीक है, थोड़ा बहुत अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें अगर मैं देखूं तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 4 × 11, ठीक है, बाय 2a, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली ही हम इसका ये देख लेते हैं, तो ये मतलब क्या आएगा, -2 प्लस माइनस 44 प्लस 44 प्लस 4, हाँ 48 का रूट डिवाइड बाय 2a तो 1 है तो इसको छोड़ सकते हो आप, यानी कि ऑब्वियसली 48 में आप करो 4 × 12 कर सकते हो, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 4 × 12, यानी कि अच्छा हाँ सीधा √12 ही बचेगा आपका। अब देखो -1 माइनस √12 वो खुद 3 से छोटा है, और -1 प्लस √12, अब √12 की वैल्यू देखो 9 का √3 होता है, और एक सेकेंड कोई इसमें हम मिस्टेक ना कर रहे हो, 4 × मैंने 12 किया 48 हो जाएगा, और वो बाहर आके 2 कट गया, बहुत बढ़िया, और तो कोई मिस्टेक नहीं करी हमने, एग्री, ठीक है। तो √12 कुछ ना कुछ 3.9 वगैरह कुछ, -1 जब उसमें करोगे तो 2.9 कुछ आ जाएगा, मतलब 3.9 भी नहीं होगा, 3.8 के तक पहुंचेगा, क्योंकि आप देखो √16 जो कि 4 है उससे भी छोटा होगा, तो 4 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3.7 3.8 कुछ होगा, -1 तो 2.9 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों ही रूट सेटिस्फाई करेंगे। एक रूट देखो जो हमारा आ रहा है नेगेटिव का, मतलब मैं अगर सिंपल ये लिखूं, तो एक रूट अगर मैं इसमें में लिख के देखूं, -1 माइनस √12, और दूसरा रूट है -1 प्लस √12, ये मैंने इसलिए चेक किया कि एटलीस्ट चेक करता हूं कि रूट सेटिस्फाई भी, क्योंकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन में हमने ये माना था ना कि x माइनस 3 लेस देन 0, तब मान के सॉल्व किया तो सेटिस्फाई करेंगे। अभी हमें इसका और इसका स्क्वायर चाहिए, मतलब सपोज दिस रूट इज अल्फा, दिस रूट इज बीटा, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो उसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये थोड़ा आसान है इस तरीके से करना, नहीं तो मैं इसका स्क्वायर करके तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकता था, बट ये ठीक है, दोनों को जब आप ऐड करोगे, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या मिलेगा, √12 कट जाएगा, -2 बचेगा, इसका स्क्वायर बचेगा 4 -2, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मतलब माइनस में 1 -12 तो -11 हो जाएगा, तो 4 प्लस 22 यानी कि 26 आ रहा है, तो ये 26, और पहले हम दोनों का स्क्वायर करके 10 निकाल चुके थे, 36 कुछ आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल सेटिस्फाई, ठीक है। तो वही देखो हमने कैलकुलेशन भी करी है, बट कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है बिफोर, मतलब अगर हम सॉल्यूशन को पहले लिख के रखते हैं कि हमारा टाइम बच जाता है और हम ज्यादा फोकस भी सही जगह पे कर पाते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सामने साफ साफ लिखा है कॉट इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स दिस, देख के कुछ समझ में आता है कि ये सीकेंड में कन्वर्ट करने वाले हैं, ये भी सीकेंड में, और चीजें देखेंगे। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली नाउ। ऑब्वियसली जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने सीकेंड में कन्वर्ट किया, 1 + tan² वाले को, ठीक है, और जो इधर सेकेंड वाले में एक्सप्रेशन था उसको भी सीकेंड में कन्वर्ट किया, ठीक है, बट मॉड के साथ आएगा क्योंकि रूट अवेलेबल था, क्योंकि अंदर होगा सीकेंड स्क्वायर 2 एंड देन मॉड। अब ऑब्वियसली बात है सीकेंड 2 क्या है, सीकेंड 2 को अगर आप कॉस से भी कंपेयर करें तो कॉस 2 में जाएगा। अब अगर मैं, क्योंकि मुझे देखना है ना कि मॉड लगा हुआ है, तो एक्चुअल में सीकेंड 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो तब उस हिसाब से मैं लेके चलूंगा। कॉस 2 से कंपेयर कर सकता हूँ, कॉस 2 को मैं सोचूं तो मुझे पता है कि ऐसे ग्राफ होता है कॉस कर्व का, ये वैल्यू π/2 है, यानी कि ये π/2 का मतलब 1.57, और ये वैल्यू पाई होती है जिसकी वैल्यू 3.14। अब cos 2 का मतलब इनके बीच में यहां कहीं, यानी कि नेगेटिव, यानी कि सीकेंड 2 भी नेगेटिव, तो इसलिए जब ये सीकेंड ऑफ 2 का जो मॉड खोलोगे आप, तो माइनस ऑफ सीकेंड 2 लगाओगे, क्योंकि ये सीकेंड 2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव लग के पॉजिटिव हो जाएगा, और हम जानते हैं ये ऑपरेशन यानी कि मॉड लगने के बाद ऑलवेज देयर इज अ पॉजिटिव, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर नेगेटिव लगाते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, तो ये नेगेटिव लगाने के बाद और ऑब्वियसली इसको कॉस में कन्वर्ट करने के बाद कि आप समझ सकते हो, इसको 1/cos2 लिखूंगा, इसको भी sin बाय cos2 लिखूंगा, तो cos2 कट जाएगा, तो 1 - cos2, बट नेगेटिव था तो सोचो नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस ऑफ cos2 आ जाएगा, और यहाँ भी नेगेटिव साइन रहेगा, और साइन, गेटिंग इट, ठीक है। सीकेंड 1/2 का आपको सोचना पड़ेगा, हाँ 1/2 को डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 1/2 0.5 है, 1.5 से छोटा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें जब मॉड खुलेगा तो पॉजिटिव, अब देख भी सकते हो पॉजिटिव साइन के साथ खुल रहा है, ऑब्वियसली कन्वर्ट तो कर ही रहे हैं सीकेंड को हम कॉस में रेसिप्रोकल लेके, बट तो पॉजिटिव साइन, जैसे यहाँ नेगेटिव साइन था, ठीक है, तो ये 1 - cos2 sin 2 हो गया, ये 1 + cos2 sin 2 हो गया आपका, ठीक है, यहाँ कोई मेरे ख्याल से दिक्कत आपको आएगी नहीं, बस, हाँ। अब आप चाहो तो काफी चीजें कर सकते हो यहाँ पर,
अब एक सेकेंड आप, हाँ, इस एक्सप्रेशन में अब जैसे 1 माइनस कॉस 2 है, साइन 2 है, चाहे तो हम 1 प्लस कॉस 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बाद का स्टेप बता देता हूं आपको, वैसे इट्स नॉट अ बिग ट्रबल थिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग ट्रबल थिंग। यहां जब आप माइनस कॉमन लोगे, जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ जो भी अंदर है, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 था ओवर साइन 2, ठीक है, और यहां पर भी 1 प्लस, यहां लेकिन 1/2 के फॉर्म में, चलो उसको फिर अलग से कर लेंगे सॉल्व। तो ये बचेगा नेगेटिव की वजह से पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, एक सेकंड थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं तो आपको समझ अच्छी तरह आएगा, ठीक है, नेगेटिव था तो नेगेटिव की वजह से आप पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स में आ जाओगे, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 ओवर साइन 2, ठीक है भाई। अब इसको लिखना तो मैं बता ही देता हूं आपको, वैसे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर, हाफ करोगे तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन 1 इंटू कॉस 1, ठीक है, तो कॉस 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये कॉट इनवर्स ही बन गया आपका, तो कॉट इनवर्स 1 और पाई, तो यहां से पाई माइनस 1 बाहर आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1 तो 1 ही होगा ना, कॉट इनवर्स 1 नहीं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1 की बात कर रहा हूं। सिमिलरली इस केस में भी जैसे पहले था, इसमें भी मैं वही फॉर्मूला ऊपर लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर 1/4 करके, यहां पर ये आ जाएगा। अब सिंपली ये तो 1 से खुल गया, ये 1/4 से बाहर आ गया, कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ 1/4 भी यही होगा आपका, ठीक है, तो पाई माइनस 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। पाई इंट्रोड्यूस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइड आउटसाइड, आपको पता ही है, जैसे आपको कुछ छोटे छोटे बताऊं, कॉसिकेंट इनवर्स में भी अगर माइनस एक्स होता है तो उसको पाई माइनस कॉसिकेंट इनवर्स एक्स लिखते हैं। साइन के केस में अलग होता है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट यहां पर भी जब हमने कॉट इनवर्स के अंदर 1 लिया था तो 1 को हमने सोच के लिखा कि 1 इज विद इन द थिंग्स, पॉजिटिव वाला पार्ट है इसलिए 1 बाहर आया, नहीं तो यहां पर भी चीजों का वेरिएशन होता है, हमें क्वाड्रेंट से उसको विद इन द लिमिट, क्योंकि कॉट इनवर्स के रेंज के अंदर लाना होता है, ठीक है, वो चीजें थोड़ी सी मतलब आप समझ रहे हो क्या है, यार फोकसिंग ऑन सॉल्यूशन, यहाँ पूरी थ्योरी पढ़ने नहीं बैठे हम, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इट इज क्वेश्चन नंबर 10। आज 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पेपर के, पहले पार्ट में हमने 5 करे थे, इस पार्ट में 5 हो गए हैं। मैं टाइम फ्रेम भी देख लेता हूँ, पिछले पार्ट में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था, हाँ 22 मिनट हो गए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग रहा है हमारा। देखो टाइम तो मैंने पहले ही कहा कि टाइम बचाना का मतलब वो नहीं है कि हम आधे घंटे या फिर ये नहीं है, उसका टाइम ज्यादा भी लग रहा हो, बट हम सोचो उस टाइम को कॉन्सेप्ट लर्निंग फोकस कर रहे हैं, कैलकुलेशन सॉल्विंग, वो तो खुद करनी ही करनी है। तो ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई, 0 टू पाई में ही थीटा को उठाएंगे, बट उसके लिए कंडीशन दी गई कि थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ वट एवर इज रिटन इनसाइड दिस इक्वल टू 0, ठीक है, देन दिस इज का स्क्वायर करके निकालना है। मतलब थीटा की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है इस एक्सप्रेशन से, जो मैंने सर्कल कर रखा है, बट उस थीटा को जैसे मान लो 1000 वैल्यू पॉसिबल, बट मैं थीटा की 4 या 5 वही वैल्यू उठाऊंगा जो इस रेंज में लाई कर रही होंगी। ये समझ आता है मुझे ये पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के, उसके बाद तो ये एक्सप्रेशन निकालना है, यानी कि जो भी थीटा उनका स्क्वायर करके ऐड करते जाना है, समेशन लगा हुआ है ना, तो शायद आप एक्सप्रेशन को क्वेश्चन को पढ़ना भी यहां से सीख रहे होगे, ठीक है, जो कई बार स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत लैग भी करते हैं। अब ये देखो, पहले तो रियल पार्ट ऑफ वट एवर इनसाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 था या 1 है, यहाँ पे 1 है ना, 2 था क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ शायद मिसप्रिंट में हो गया, ये 2 था, या लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि शायद पता चल जाएगा, एक सेकेंड आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो। नहीं 2 तो नहीं था, 1 ही था, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली जो जेईई मेंस में आया था उसमें 1 ही था, कोई बात नहीं, 1 था तो 1 ले लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ दिस कितना आ रहा है, -1/10 आ रहा है, ठीक है। अब रियल पार्ट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, आप z प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 कर दो, तो आपको रियल पार्ट मिल जाएगा। मतलब जो भी एक्सप्रेशन अंदर था उसका वो एक्सप्रेशन प्लस उसे कॉन्जुगेट से ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो -1/10 मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन जो हमने हेल्प लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करने से मैं स्टेटमेंट तक तो डायरेक्टली पहुंच गया, z प्लस जेड, वही एक ही बात है, मैंने 2 को नीचे लिखा हुआ था, जेड कंजुगेट को ऐड करोगे 2 टाइम्स डिवाइड बाय 2 को, तो मैं उधर ले गया तो 2 इंटू -1/10 आ जाएगा। इसको मैं सिंपली सॉल्व करूंगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये सब करने के बाद, ठीक है, ऐसा जब सब हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आप जब कर लोगे, आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते करते जाओगे तो लास्ट में cos 2 थीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, बन गया cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो अगर आप देखो
तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0 और आपको विद इन द लिमिट्स जाना है तो 2 थीटा या तो π/2 हो, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कह रहा हूँ, या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2, और आगे में अगर आप देखो तो 9π/2, 11π/2, ये सब पॉसिबल है। बट मुझे ध्यान था कि 2 थीटा मेरा बिलोंग कर, 2 थीटा कोई बोला था, थीटा बोला था, थीटा बोला था कि मेरा 2π। अब जब मैं इसमें से चेक करूंगा तो पहली बार π/4 आ रहा है, यस विद इन द रेंज, फिर 3π/4, फिर 5π/4, फिर 7π/4, फिर 9π/4। अब 9π/4 जब आएगा थीटा, ये 2 थीटा की वैल्यू जो मैंने लिखी है, तो वो 2π से ऊपर एक्सेड कर जाएगा। इनफैक्ट ये मतलब इससे ऊपर वाली सारी वैल्यू एक्सेड कर जाएंगी, तो वो तो लेनी नहीं, तो ये 4 वैल्यू पॉसिबल है। उन चारों वैल्यू का स्क्वायर करके, इस थीटा का स्क्वायर बोला होगा तो आपको थीटा ही निकालना पड़ेगा पहले, मतलब पहली वैल्यू आपकी π/2 नहीं होगी, π/4 होगी। अब π/4 का स्क्वायर करोगे, फिर थीटा का स्क्वायर करना है, ठीक है। सो ऑन व्हेन यू स्क्वायर ऑल दिस एंड ऐड दिस यू विल गेट दिस। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा। अब यहाँ पर बची हुई कैलकुलेशन में हमने टाइम फ्री में नहीं बोलूंगा, बट हमने फोकस बचाया, हमने फोकस सही जगह पे लगाया। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखोगे, एक तो गेट अवे भी ले जाओ। ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ऑफ, हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट शुड आई से, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका इमेजिनरी पार्ट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहूं, वो तो इन्वॉल्व है ही है यहाँ पे। सेकेंडली भाई यहाँ पर इन्वॉल्व है आपका ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, जो मतलब दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे से यूज करेंगे, और दोनों को इस्तेमाल करके क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है। पहले तो मुझे पता लगाना पड़ा, बाकी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। ये भी हमने किया कि जेड प्लस, दूसरा ऐसा कर सकता था मैं अंदर ही अंदर, जैसे रियल पार्ट ऑफ ये निकालना था तो अंदर अंदर ही मैं रैशनलाइजेशन करके फिर रियल पार्ट को निकाल लेता, आयटा वाला पार्ट को छोड़ देता, वो भी एक तरीका था, ठीक है। एक मैं दोनों को ऐड करके, तो ये थोड़ा सा स्मूथ सॉल्यूशन देखने में भी, और जब आप करते भी हो तो आपको लगता है ऐसा, ठीक है। तो लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मेरे ये सेशंस है इनका टारगेट तो मेरा यही है कि आई वांट टू गिव यू द मोर कॉन्सेप्ट्स, मोर अंडरस्टैंडिंग द हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग। प्रैक्टिस खुद करोगे भाई, इस सेशन को देखने के बाद आप खुद क्वेश्चन करो ना भाई, कितना मजा आएगा। जो देखो वो भी एक बहुत बढ़िया अप्रोच है, हम खुद कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ सॉल्यूशन ऑलरेडी, और हम खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हमारा फोकस जो है ना, वो 5 मिनट पे क्वेश्चन में जब हम फोकस कर रहे हैं, उसमें आप 4 मिनट एक्टिवेटेड थे, तो हो सकता है वो 4 मिनट आप एक्टिवेटेड थे, तो 1 मिनट आप जब एक्टिवेट नहीं थे, वो आपने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट मिस कर दिया और कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप एक्टिवेट थे, ठीक है। मतलब आप समझते हो अपनी ह्यूमन ब्रेन को कैसे वर्क कर रहा हूँ, आप भी समझते हो यार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 12 एंड ऑल्सो द बोर्ड एग्जामिनेशंस, और ऊपर से फिर आप कुछ ड्रॉपर्स भी हैं, ठीक है। तो एक अच्छी 17 18 के एज ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हो आप, 16 के भी होंगे कुछ, तो यू अंडरस्टैंड गाइस की what is how the brain works and all this. So this is how I just put this concept in this way कि आप समझो, खुद भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगा। टीचर कैन गाइड यू इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, बट तब तक खुद से ये कितनी, ये इस वीडियो 10 बार देख लो, और एक बंदा जिसने एक बार देख के क्वेश्चन सॉल्व कर ली, ऑब्वियसली ही इज much ahead than the guy who have watched this video 10 times. तो 10 टाइम देखने से रट सा जाएगा उसको, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट फिर भी वो ना हैबिट नहीं बनेगी। वो हैबिट तो आपको देखो यार, उतरना तो पड़ेगा ही मैदान में, ठीक है। वीडियो देख के मैदान में उतरना कैसे है वो तो सीख जाओगे, बट जब तक उतरोगे नहीं ना तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो आजकल के स्टूडेंट्स में जब से ये ऑनलाइन चला भी है, या फिर कुछ भी लगा लो, ये हैबिट ही बन गई, क्योंकि एक वीडियो या फिर एक लेक्चर या एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स वो देख सकता है, तो वो मल्टीपल टाइम देखता ही रहता है, समझता ही रहता है उसको, जब तक समझ आए, और समझ भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं, बट उसने प्रैक्टिस कम की। और जब पहले ये होता था कि क्लास में अगर पढ़ा दिया, फिर बाद में पता नहीं पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वहां बच्चा सुनता भी अच्छी तरीके से था, और उसके बाद जब उन्हें कुछ चीज समझ भी नहीं आई, तो उसको क्वेश्चंस के थ्रू या फिर खुद किताब के थ्रू समझने में जो एफर्ट लगता था ना, वो उसको ज्यादा ट्रेन करता था, ठीक है। बट यस, अभी भी हम गाइड तो आपको सही तरीके से कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट वे, एंड ओल्ड स्कूल मेथड आर ऑलवेज बेस्ट मेथड्स, ठीक है। कभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी, बट यस, इन द सेशन वी विल डिस्कस अप टू नाउ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।